करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे कथन और कारण संबंधित है। आपके पास कथन दिया है कि एक उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। और इसका कारण दिया है कि जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो एक आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे हमारे पास बोथ आर ट्रू, मतलब हमारे पास दोनों सही है और जो आर है वो सही व्याख्या कर पा रहा है। दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखो, पहली बात बोली गई कि हमारे पास जो उत्तल लेंस होता है, हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो होता है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बोलना इसका उपयोग हम करते हैं कहाँ पर, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है कि हमारे पास इसका उपयोग हम मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। क्यों करते हैं, तो बोलना इसका सिंपल सा कारण ये है कि ये जो हमारे पास वस्तु होती है उसको बड़ा करने का काम करता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर सही है। अगर हमारे पास यहाँ पे कारण दिया है तो कारण हम देखें तो जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस कैसा होता है। तो बोलना उत्तल लेंस कुछ हमारे पास में इस प्रकार से होता है। ठीक है। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास देखते हैं हम यहाँ पे पी होता है, हमारे पास पी या फिर पी के नाम से जानते हैं इसे। यही हमारे पास क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, प्रकाशिक केंद्र है। एक मिनट को, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। ओके ओके, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे F1 देखने को मिलता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, F2, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे C1। हाँ, C1 बोल सकते हैं, या फिर और के नाम से इसे हम 2F1 के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें इधर, तो इधर हम इस साइड देखते हैं कि यहाँ हमारे पास F2 देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है C2, या फिर हम कभी कभी C2 को क्या बोलते हैं, 2F2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब बात की गई हमसे हमारे पास में जो लिखा गया है यहाँ पर कि कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ रखा गया है कि प्रतिबिंब O के बीच में यहाँ कहीं रखा गया है, यहाँ पे। ठीक है। वस्तु कहाँ रखी गई, इसके बीच में रखी गई है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं उत्तल लेंस की बात करते हैं तो, और जब कहीं यहाँ वस्तु रखी होती है तो हम देखते हैं नॉर्मल तो आंख निकल जाती है, लेकिन यहाँ इस केस में हम देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है हमारे पास में, इसी जहाँ पे हमारे पास वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी उसी साइड बनता है और कैसे बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो हमने पहले भी इसके बारे में कई बार रूल पढ़ा है, तो हम इसे अभी नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास और भी क्वेश्चन है। तो अभी समझ लो कि यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, F और P के बीच में अगर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी साइड में क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो यहाँ पे इसका कारण भी सही दिया गया है कि जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो एक आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका कारण भी है क्यों हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बोथ हमारे पास में ट्रू है तथा जो आर है वो एक ही सही से एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें और अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि मानव परिसंचरण, जो मानव परिसंचरण तंत्र है के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है, पूछा गया हमसे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है हमारे पास में, क्या दिया है कि हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है कैरी ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड, हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। और दूसरा दिया हमारे पास पल्मोनरी बीन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तीसरा है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे हमारे पास चौथा दिया है कि बाल्ब्स इन बीन्स इंश्योर ब्लड फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। ठीक है। अगर हम यहाँ पे हिंदी में बात करें तो हिंदी में ऑप्शन नहीं लिखे। तो यहाँ पे पहले बात की है पल्मोनरी आर्टरी, हमारे पास जो फुसफुस धमनी होती है वो ऑक्सीजन रिच जो हमारे पास ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम करती है, उसको ले जाने का काम करती है। जो हमारे पास फुसफुस सिरा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हमारे पास हृदय की ओर ले जाने का काम करती है, हृदय से बाहर ले जाने का काम करती है। हमारे पास जितनी भी धमनियाँ होती हैं, जितनी भी हमारे पास में धमनियाँ होती हैं वो सभी की सभी धमनियाँ क्या होती हैं, ऑक्सीजन युक्त जो हमारे पास ब्लड होती है उसको कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। और चौथा यहाँ पे दिया है कि हमारे पास में जो सिराएँ होती हैं उनमें बाल पाया जाता है जो केवल एक ही दिशा में हमारे पास में ब्लड को फ्लो होने देता है।
चूँकि हमसे केवल यहाँ पे सही बोला गया था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी एक हमारे पास अपवाद है, एक्सेप्शन है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। और पल्मोनरी बीन में यहाँ पर भी गलत है। यहाँ पे है कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये बात यहाँ पे सही है, एक्सेप्शन हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ पे थर्ड आंसर सही है आपका। वाल्व्स एंड वीनस, जो वेन्स होता है, इनसे ब्लड फ्लो ओनली टूवर्ड इन द हार्ट, ये बात भी यहाँ पर सही है कि हमारे पास जो सिराएँ होती हैं उनके पास वाल्व होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में हमारे पास ब्लड को फ्लो होने देती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सी सही है और हमारे पास डी सही है। तो यहाँ पे मिल रहा है सी और डी सही मिल रहा है, तो यहाँ पे हम सेकंड आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि और प्लास्टिक के संबंध में सही कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। यहाँ पे है कि मेलामाइन एक थर्मोप्लास्टिक है जिसका उपयोग फर्श की टाइल बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि रेयान पौधों के सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है लेकिन इसे सुरक्षित रेशा माना जाता है। तीसरा है कि बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। और चौथा है कि पीईटी एक प्रकार का रेशम है। हमें सही कथन बताना है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले हमसे क्या बोला गया यहाँ पे, हमसे बोला है कि हमारे पास जो मेलामाइन है वो थर्मोप्लास्टिक है और इसका उपयोग हम फर्श की टाइल बनाने में करते हैं। तो याद रखना, जो हमारे पास मेलामाइन होता है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे गलत है कि हमारे पास जो मेलामाइन होता है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। ये हमारे पास क्या होता है, मेलामाइन, मेलामाइन हमारे पास में होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो मेलामाइन होता है ये किस प्रकार का हमारे पास में प्लास्टिक है, तो बोलना ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, मतलब एक बार अगर जम जाएगा, एक बार हमने कोई वस्तु में ढाल दिया तो वह उसी का रूप धारण कर लेगा, इसका हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, अगला हमारे पास में है कि रेयान पौधे के सेल्यूलोज से तैयार होता है लेकिन इसे क्या है, कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे रेयान के बारे में बात सही की गई है, मतलब हमारे पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे हमारे पास में क्या है कि बेकेलाइट ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, ये बात यहाँ पे गलत है। हमारे पास जो बेकेलाइट होता है ये क्या होता है हमारे पास में, तो बोलना बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, ये कुचालक होता है। ठीक है, बेड कंडक्टर होता है, ये ऊष्मा को संचरित नहीं होने देता है। इसका कभी कभी उपयोग मुझ लेता है, तो उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो आप बता देना। इसका उपयोग हम, जो हमारे पास स्विच होते हैं, विद्युत स्विच होते हैं, बर्तन के हैंडल होते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग हम करते हैं। और ये भी हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, पीईटी क्या होता है, तो बोलना पीईटी होता है हमारे पास पॉलीइथाइलीन टेरेप, लिख के बता देता हूँ आपको। पीईटी का मतलब होता है हमारे पास में पॉली इथाइलिन। ठीक है, पी से पाली हो गया, ई से इथाइलिन होगा, और जो टी है यहाँ से हो जाएगा आपका टेरेप्थलेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाली इथाइलिन टेरेप्थलेट। ये भी हमारे पास में एक प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, बोतल और जार बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग भी पूछ सकता है, इसका उपयोग बोतल और जार बनाने में करते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट का। ठीक है, यहाँ पे इसका रेशम दिया है, इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमसे सही पूछा था तो आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में क्या है। तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक छात्र देखता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में रखे जाने पर धातुओं का चम्मच लकड़ी के चम्मच की तुलना में अधिक ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है, कि धातु लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, धातु तापमान लकड़ी की तुलना में कम होता है, लकड़ी ऊष्मा की बेहतर विकिरण करती है, धातु घनत्व कम होता है। गुड इवनिंग सोना, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि जब कभी हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज का तापमान है हमारे पास में 4 डिग्री। चलो फ्रिज की बात नहीं करते हैं, इसको हम क्वेश्चन को अगर थोड़ा और हम अपनी यहाँ पे आसपास के वातावरण से जोड़ें, तो फ्रिज में ना जोड़ के, अभी देखो सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि एक लकड़ी का स्टूल रखा है बाहर, एक हमारे पास में लोहे का स्टूल रखा है। दोनों में अगर हम देखेंगे तो लोहे का स्टूल हमें ज़्यादा ठंडा लगता है और लकड़ी का उतना ठंडा नहीं लगता। तो इसका कारण भी हमारे पास सेम होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है। तो इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कि हमारे पास जो धातु होती है, हमारे पास जो मेटल होते हैं, वो क्या होता है, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जिस वजह से क्या होगा, जैसे ही हम उनको छूते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इस वजह से ये क्या है, हमारे जो हाथ होता है उससे जल्दी से क्या है, हमारे पास जो ऊष्मा है उसको ले लेते हैं, इस वजह से हमें क्या है, ठंडा महसूस होता है।
ठीक है। तो धातु हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं, इस वजह से धातु जो हमारे पास शरीर में ऊष्मा है उसको जल्दी से ले लेते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा कैसे लगते हैं, ज़्यादा ठंडे लगते हैं। जबकि लकड़ी बैड कंडक्टर है, ये ऊष्मा को नहीं ले पाती है, इस वजह से ये हमें ठंडा ज़्यादा नहीं लगता। देखो तापमान में अंतर नहीं हुआ, तापमान दोनों का हमेशा देखेंगे, तापमान हमेशा दोनों का समान देखने को मिलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लकड़ी ऊष्मा की बेहतर रेडिएटर होती है, ये बात भी गलत है। और धातु घनत्व कम होगा, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर केवल यहाँ पे फर्स्ट होगा। मैंने आपको कारण बता दिया है क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, हमारे शरीर से हीट ले लेते हैं, इस वजह से हमें ठंडा लगता है। जैसे आपने कभी परफ्यूम को लगाया होगा या फिर कभी आपके हाथ पर पेट्रोल गया होगा, तो आप देखते हो कि वो तुरंत वहाँ पे उस जगह पर ठंडा महसूस होता है। ठीक है, वो ठंडा महसूस क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो शरीर होता है वहाँ से वो ऊष्मा लेकिन बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास कथन है कि कोयले और लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और इसका कारण दिया है कि रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर इनरिवर्सिबल होते हैं, नए पदार्थों के निर्माण की ओर ले जाते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हमारे पास दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन सही हो रहा है। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो पा रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या होगा आंसर इसका? दोनों सही है, हाँ सही दोनों, कि हमारे पास चाहे हम कोयले को जलाएं, चाहे लकड़ी को जलाएं या फिर किसी भी पदार्थ को जला रहे हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन के अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं, जलाने की अभिक्रिया, मतलब ये हमारे पास में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है ये हीट को प्रोड्यूस करेगी। और इसका कारण दिया है कि रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर अनुत्क्रमणीय होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि नए पदार्थ के निर्माण की ओर ले जाते हैं, ये बात भी यहाँ पे सही है और इसका कारण भी सही है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट आंसर लगा सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया और उनके मेजबान जो होस्ट होते हैं का सही समूह आपको बताना है। राइजोबियम गेहूं में पाया जाता है, नील हरे शैवाल धान के चावल, लैक्टोबैसिलस फलियों में, ईस्ट मक्का में। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा हमारे पास सही है। डी क्यों लग रहा है आपको सही? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम राइजोबियम के बारे में बात करते हैं। तो राइजोबियम हमने बात की थी, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, जैसे हमारे पास चना रहा, सोयाबीन रहा, तो जितनी भी हम दलहनी या फिर हम बोल सकते हैं जो फली वाली हमारे पास फसलें होती हैं, जिनमें फली लगी होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास फसलें होती हैं उनकी कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। और ये इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है, ये बात आप जानते हो। और यहाँ पे गेहूँ लिखा है ये, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। जो हमारे पास में नील हरे शैवाल होता है, ये धान के चावलों में पाया जाता है, ये बात यहाँ पे 100% सही है आपके पास में। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस के बारे में तो आप जानते हो, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं हमारे पास में, ये तो हम कहाँ देखते हैं, हमारे पास जो दूध होता है, दूध से हम दही बनने की प्रक्रिया देखते हैं कि दूध से दही बन रहा है। तो इसे दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया में उपयुक्त होता है हमारे पास बैक्टीरिया, उसी का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे फलियाँ दिया है, इस वजह से आप इसको गलत कर सकते हो। ठीक है, जो ईस्ट होता है वो मक्का में नहीं पाया जाता है। ईस्ट ईस्ट हमारे पास, इसको हम खमीर भी बोलते हैं, इसको किडवन में जरूर करते हैं इसको उपयोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किडवन में करते हैं उपयोग, लेकिन यहाँ पे हमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहे थे, और ईस्ट हमारे पास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाता है, इस वजह से यहाँ भी ये भी गलत होगा। ठीक है, ओके, तो बी यहाँ पे आपका सही होगा।
ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। एक विद्युत परिपथ में यदि पदार्थ और क्षेत्रफल को स्थिर रखते हुए तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? आधा हो जाएगा, समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा? देखो, जो हमारे पास नील हरित शैवाल होता है, इससे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। या फिर कभी कभी आपने जो हमारे पास नील हरित शैवाल है इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से सुना होगा। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते थे, लेकिन अब चूंकि बैक्टीरिया को अलग ही कर दिया गया है तो इस वजह से वो नाम जरूर प्रचलित है लेकिन सही नहीं माना जाएगा। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि एक विद्युत परिपथ है और यहाँ पे हम पदार्थ और क्षेत्रफल को हम स्थिर रखना है, ना तो हम पदार्थ को छेड़ रहे हैं ना ही क्षेत्रफल को छेड़ रहे हैं। केवल यहाँ पे बात ये है कि हमने लंबाई को यहाँ पे दोगुना कर दिया है। तो प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे प्रतिरोध वाला। और फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे रो क्या है? हमारे पास पदार्थ की प्रकृति है और यहाँ पे ए क्या है? हमारे पास क्षेत्रफल है। तो इन दोनों को तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब किससे है? इसकी लंबाई से। और लंबाई पहले एल थी और लंबाई अब कितनी हो गई? 2L हो गई है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। तो हम करेंगे R रो 2L अपॉन ए। अब यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा R, यहाँ बचेगा 2 रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर पहले हमारे पास R बराबर रो एल अपॉन ए क्या होता है? प्रतिरोध R होता है। तो हम बोल सकते हैं जो R डैश आएगा हमारे पास में बाद में वो कितना आ जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो थर्ड आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे बस फॉर्मूला पुट किया है, उस पर वैल्यू पुट की है। ओके, सी सही है आपका फिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को इंगित करता है? आपके पास गैस का निकलना होता है, आयोडीन आयोडीन के साथ रंग का नीला काला होना है, ऊष्मा के निकलने के साथ नमक और पानी का बनना है और लाल लिटमस का नीला हो जाना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब जो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं जहाँ पे अम्ल और क्षार मिलते हैं, उसके बारे में पूछा गया आपसे। डी क्यों हो रहा है? हमसे उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछा गया, ये थोड़ी पूछा गया है कि अम्ल क्या होगा क्षार क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो समझ जाना, वहाँ पे हमेशा हम एक बात देखते हैं कि हमारे पास में क्या होता है? एसिड होता है, कोई भी एसिड हो सकता है, और कोई भी हमारे पास यहाँ पे बेस हो सकता है, कोई भी हमारे पास क्षार हो सकता है। और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, इनका हम मिक्सचर करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है? जो पानी होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसके साथ में एक चीज़ और निकलेगी, वो क्या होगी? हीट होगी, ऊष्मा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में आपके पास लिखा है कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर विथ हीट एवोल्यूशन। ठीक है, ऊष्मा के निकलने के साथ नमक और पानी का बनना हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे गैस का निकलना कहाँ पे होता है? तो हम देखते हैं, नॉर्मली गैस का निकलना होता है हमारे पास में जब हमारे पास कोई मेटल होता है, और मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? जब हमारे पास किसी एसिड के साथ। तो यहाँ पे HCl ना लिख के हम केवल एसिड लिख दे रहे हैं कि कोई भी मेटल है और वो अगर हम देखते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है या फिर हमारे पास में बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर भी हमें साल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में हमारे पास में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, आयोडीन के साथ रंग का यहाँ पे ब्लू ब्लैक हो जाना किसके कारण होता है? तो बोलना, ये जो हमारे पास ब्लू ब्लैक रंग बोला गया है, ये हम कहाँ करते हैं? जो हमारे पास स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च के टेस्ट में हम इसका उपयोग करते हैं आयोडीन का। और यहाँ पे लाल लिटमस का नीला हो जाना, तो लाल लिटमस से नीला हो रहा मतलब यहाँ पे हमारे पास कहीं पे बेस सॉल्यूशन होता है, और बेस का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जो हमारे पास में लिटमस पेपर होता है उस पर उपयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ओके, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके पास है कि एक पिंड नियत गति से वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य है वो आपको बताना है कि यहाँ पर वेग स्थिर है, वेग बदल रहा है, वेग जो त्वरण है वो शून्य है, आधे घेरे के लिए विस्थापन शून्य है।
बताइए क्या होगा यहाँ पर। जो यहाँ पे पर्टिकुलर आप क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ से और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो मैं वो भी अभी बता दूंगा। अभी बस इसका आंसर बताओ आप। देखो समझो, जब भी कोई भी पिंड हो हमारे पास में, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, और वो किसी वृत्ताकार पथ पर चल रहा हो, ठीक है, तो वृत्ताकार पथ हम बना लेते हैं। कोई हमारे पास में राउंड है, ये हमारे पास वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले वो समझना। सबसे पहले समझो कि हमारे पास पॉइंट ए है यहाँ पर, कि पॉइंट ए है हमारे पास में, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ए है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ कर रहा है, और चलते चलते मान के चलो कि एक राउंड उसने पूरा कंप्लीट किया और ए पर आ गया। तो इस स्थिति में अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, ठीक है, इस स्थिति में अगर पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक राउंड पूरा किया, 2 राउंड पूरे किए, 10 राउंड पूरे किए, और यहाँ पे पूछ रहा है कि विस्थापन क्या होगा, तो बोलना विस्थापन यहाँ पे होगा हमारे पास में 0 होगा, क्योंकि हमें पता है विस्थापन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। और मिनिमम डिस्टेंस अगर हम नापेंगे तो यहाँ से शुरू किया तो यहीं पे आ गया, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, तो विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दूरी की, ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस की बात करेंगे, तो दूरी क्या होगी, तो हम बोलेंगे दूरी क्या होगी, हमारे पास जो वृत्त होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है हमारे पास में, वही दूरी होगी। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। बात करते हैं कि यहाँ से अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति यहाँ से ए वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक बी तक वो पहुँच जाता है, ठीक है, तो अब पूछते हैं कि उसके पास विस्थापन कितना होगा। इस पोजीशन में कि ए से चलना प्रारंभ किया और बी पे पहुँच गया, तो विस्थापन कितना होगा, तो बोलना विस्थापन अगर हम पता करना है तो हम देखते हैं बीच में हमारे पास सेंटर होता है, और सेंटर से अगर इस साइड जाते हैं, त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, आर होती है, और यहाँ भी रेडियस होती है। जब दोनों रेडियस कर देते हैं व्यास हो जाता है, तो बोल रहे हैं यहाँ पर आर ये रहा, आर ये रहा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो 2r होगा वो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कब होगा, जब आधा चक्कर होगा। तो ऐसे फॉर्मूला अगर कहीं पे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना बेसिक। अब हमसे बात की गई थी, जो क्वेश्चन बात की गई थी उस पर आते हैं, और हमसे पूछा गया था कि एक पिंड नियत गति से, अब यहाँ पर गति हमारे पास क्या है, नियत है। स्पीड हो सकता है कि 20 की गति से चल रहा हो, 20 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल रहा हो सकता है कि 10 से चल रहा हो सकता है 50 से चल रहा हो, उससे मतलब नहीं है, बस नियत है, कांस्टेंट है। लेकिन वृत्ताकार पथ में चल रहा है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम वृत्ताकार पथ होता है और नियत गति से चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो चाल होती है, हमारे पास जो स्पीड होती है, ठीक है, चाहे हम बात करें चाल बात करें, यहाँ पे स्पीड बोलें, तो ये हमारे पास क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन हमारे पास में जो वेग होता है यहाँ पर, वेग वेग क्या होता है, यहाँ पे बदलता रहता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वेग कैसे बदलता रहता है, वेग भी नियत होना चाहिए जब चाल नियत है। तो यहाँ पे याद रखना, हमारे पास जो वेग होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है, ये कैसी एक प्रकार की हमारे पास में सदिश राशि है। और हमें पता है हमारे पास जो सदिश राशि होती है, इसके पास में हमारे पास क्या होता है, परिणाम होता है, और साथ में हमारे पास क्या होती है, दिशा होती है। अगर हम वृत्त की केस में बात करें, किसी भी वृत्ताकार पथ की बात करें, तो यहाँ पे देखना कि हमारे पास वृत्ताकार जो पथ होता है, ये कई हमारे पास में छोटी छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हर एक बिंदु पर क्या होती है, इसकी दिशा अलग अलग होती है, और हमें दिशा की आवश्यकता होती है वेग में। इस वजह से भले ही इसका जो परिणाम होता है वो सेम रहे, लेकिन इसकी दिशा अलग अलग होने पर हमेशा हर एक पॉइंट पर अलग होती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं इसकी हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो हमेशा क्या है, बदलता रहता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, वेग हमेशा बदलता रहेगा, बी आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी इस पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके, आपके पास क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आ, सभी परिभाषाओं को याद करना, छात्रों को विज्ञान को उनके रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ने में सक्षम बनाना, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, पाठ्य पुस्तक का कड़ाई से पालन करना। एनसीएफ 2005। देखो यहाँ पे याद करने की बात कर रहा है, तो याद तो हम कभी कराते नहीं, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग बहुत बेकार होता है, इसको अलग करेंगे। छात्रों को विज्ञान को उसके रोजमर्रा अनुभवों से जोड़ने के लिए सक्षम बनाना, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सेकंड वाला सही रहेगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदर्शन अच्छा करना, कोई इसका नहीं होता है एनसीएफ में, और हम केवल टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, ये भी गलत होगा। तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। एक शिक्षक घर्षण विषय पढ़ाना चाहता है, शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी रणनीति होगी। बोर्ड पर परिभाषा लिख दे, घर्षण का एक वीडियो दिखाए, छात्रों से पूछे कि वे गीले फर्श पर क्यों फिसल जाते हैं, घर्षण पर आंकित प्रश्न हल करना। आंकित प्रश्न का मतलब है हमारे पास जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व करने की बात हो रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पे परिभाषा की बात कर रहे हैं, परिभाषा हमने बोला नेगेटिव हमारे पास वर्ड होता है, कहीं भी आता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन काट सकते हो। वीडियो दिखाना अच्छा हो सकता है यहाँ पर। छात्रों से पूछना कि वो क्यों फिसलते, ये भी ठीक है। और घर्षण पर आंकिक प्रश्न हल करना यहाँ पर ये गलत होगा। अब हमारे पास जब दो ऑप्शन सही मिलते हैं तो हम देखते हैं दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, और सबसे बेस्ट हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट होगा कि जो छात्रों का दैनिक अनुभव है वो समझते हैं कि अगर हम गीले फर्श पर चलते हैं तो फिसल जाते हैं, तो वहाँ